जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। और हम अपने प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करते हुए जीके जीएस का एक और बेहतरीन लाजवाब प्रैक्टिस सेट मैं आपके साथ आज लेकर आ गया हूँ। इस पे चर्चा करूँगा और सारे प्रश्न बहुत ही बेहतरीन हैं, लाजवाब हैं, आपकी परीक्षा के लिए एकदम रामबाण सिद्ध होंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी पैट जिन लोगों का लगा है, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, दिल्ली पुलिस, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें जीके जीएस है तो ये क्लास आपके लिए ही है। समझ रहे हैं? आपको इस क्लास से बहुत मदद मिलने वाली है। पूरी क्लास लास्ट तक देखिएगा, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और पहला प्रश्न है हमारा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बेटा कादम्बरी के लेखक कौन है? कालिदास, कौटिल्य, हर्ष या बाण? अच्छा बेटा, ये जो हर्ष लिखा है इनका पूरा नाम क्या था? हर्ष वर्धन। और जो बाण लिखा है इनका पूरा नाम था बाण भट्ट। ये भी ध्यान रखना। तो कादम्बरी के लेखक कौन है बेटा? कादम्बरी के लेखक हैं बाण भट्ट। और ये किसके दरबार में रहते थे? तो जो ऊपर नाम लिखा है हर्षवर्धन, ये हर्षवर्धन के दरबार के कवि थे जो बाण भट्ट थे। इनकी एक तो रचना है कादम्बरी बेटा, एक और इनकी महत्वपूर्ण रचना है हर्ष चरित्र। ये भी ध्यान रखना, हर्ष चरित्र इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इनकी जो कादम्बरी रचना है ये अधूरी है बेटा। ये क्या है? अधूरी। इनकी इस रचना के दौरान मृत्यु हो गई थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इनकी अधूरी रचना कौन सी है? तो इनकी मृत्यु हो गई थी। इसको पूरा किसने किया? तो इनके पुत्र थे, बाण भट्ट के पुत्र थे। क्या नाम था इनका? भूषण भट्ट। ये भूषण भट्ट द्वारा इस रचना को, कादम्बरी को पूरा किया गया। ये भी ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। और बाकी नाम देख लेते हैं। यहाँ पे नाम दिया है कालिदास का। तो बेटा कालिदास की कौन कौन सी रचना है? सबसे ज़्यादा जो एग्जाम, रचना तो बहुत सारी हैं लेकिन जो एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाए हमें वो पढ़ना है। कालिदास की बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है, वो कौन सी है? अभिज्ञान शकुंतलम। एक और पूछी जाती है रघुवंशम। कौन सी बेटा? रघुवंशम। ये इनकी दो रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं कालिदास की। कौटिल्य की बात करें तो इनकी रचना कौन सी है बेटा? कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। कौन सी रचना है इनकी? कौटिल्य की अर्थशास्त्र। कौन सी? अर्थशास्त्र। इसका विषय पूछा जाता है अधिकतर। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र का विषय क्या है? इसका विषय है राज व्यवस्था इस पुस्तक का विषय है, ध्यान रखना। ठीक है, बात करें हर्षवर्धन की तो जो नाम लिखा है यहाँ पे हर्षवर्धन, तो बेटा देखो ये जो हर्षवर्धन नाम लिखा है ना, हर्षवर्धन, इनकी भी कई महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि परीक्षा में लगातार पूछी जा रही हैं। इनकी सबसे फेमस रचना है प्रियदर्शिका है ना, प्रियदर्शिका है। और दूसरी कौन सी है बेटा? दूसरी है नागानंद है ना। और एक और है इनकी रत्नावली। ये तीन रचनाएं इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो एक प्रश्न से हम लोगों को कितने सारे फैक्ट पता चले। एक एक प्रश्न, एक एक फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, नोट करते चलिएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है मुगल वंश के पहले सम्राट कौन थे बेटा? बाबर ने अपनी देसी भाषा कौन सी थी इनकी? चगताई तुर्की। इनकी ये देसी भाषा थी। इसमें अपनी आत्मकथा लिखी थी। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो बेटा इनकी पुस्तक का नाम पता है सबको। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है बेटा? बाबरनामा। ठीक है, ये तुर्की भाषा में लिखी थी। इसका फारसी में अनुवाद किसने कराया, आप ये बताएंगे? फारसी में अनुवाद किसने कराया था? मतलब
किस शासक ने इनका फारसी में अनुवाद कराया उसका नाम बताएंगे। किसने किया था ये हम बता रहे हैं आपको, ये किया था रहीम दास ने। रहीम दास या रहीम खान जिसको कहते हैं ना बेटा, तो ये रहीम खान ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। फारसी में अनुवाद के बाद इस पुस्तक को क्या कहा गया? फारसी में अनुवाद के बाद इस पुस्तक को कहा गया तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, बाबरी, ठीक है, ये ध्यान रखना, तुजुक ए बाबरी। तो बताइए इसका फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो ऐसे समझिए ना, रहीम दास ने किया। तो रहीम दास किसके दरबार में थे? अकबर के में। अकबर के दरबार के कवि थे रहीम दास, नवरत्नों में शामिल थे, तो अकबर ने इसका कराया था। अच्छा, मुगल वंश के कई शासकों ने अपनी आत्मकथा लिखी है या उनकी कथा लिखी गई है। एक शासक और थे जिनकी आत्मकथा लिखी गई, कौन सी है? जहांगीरनामा। जहांगीरनामा किसने लिखी बेटा? ये लिखी जहांगीर ने, ये भी पूछा जाता है। जहांगीरनामा जहांगीर ने लिखी। लेकिन अगर आपसे पूछे हुमायूं नामा, तो बेटा हुमायूं ने नहीं लिखी, इनकी बहन थी, उनका नाम था गुलबदन बेगम, है ना। ये हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी, जबकि जहांगीरनामा जहांगीर ने लिखी और बाबर ने लिखी। ये भी ध्यान रखना, ठीक है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब पूछ रहा है। अवध का प्रथम नवाब कौन था बेटा? अवध का प्रथम नवाब कौन था? अवध एक राज्य था, प्रांत था, जो मुगल काल के अधीन आता था, है ना, मुगल साम्राज्य के अधीन आता था। लेकिन जब उत्तर मुगल काल में जब अयोग्य शासक होने लगे, है ना, तब फिर ये अवध ये स्वतंत्र राज्य बन के सामने आया था, या इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। तो बताना है कौन था ये प्रथम नवाब जिसने अवध को स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। तो बेटा ये थे शहादत खां। कौन थे? शहादत खां पहले मुगल साम्राज्य में सामंत हुआ करते थे। इन्होंने 1722 ईस्वी में 1722 में अवध को स्वतंत्र राज्य घोषित किया। स्वतंत्र राज घोषित कर दिया, ठीक है, ठीक है, स्वतंत्र राज घोषित किया। आप पूछते हैं अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो बेटा अंतिम नवाब कौन था? अंतिम नवाब की बात करें तो ये थे बाजिद अली शाह, है ना। बाजिद अली शाह अंतिम नवाब थे और ये कब तक रहे? 1856 तक। फिर 1856 में क्या हुआ बेटा? 1856 में अंग्रेजों ने अवध का विलय कर लिया, अवध का विलय हो गया, ठीक है। और आप ये पूछते हैं अवध का विलय किसने किया था? उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी ने अवध का विलय कर लिया था। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? बेटा मुक्त भारत समाज कहीं कहीं इसको लिखा मिलेगा आपको फ्री इंडिया सोसाइटी, है ना, फ्री इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना किसने की थी? बताइए बेटा, बताइए। जी.के. गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, या सिराज गोपालाचारी, या फिर वीर सावरकर, या अरुणा आसफ अली। तो फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी बेटा वीर सावरकर ने। और कहाँ पे की थी ये की थी 1907 में लंदन में। कहाँ पे? लंदन में। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। बाकी हम गोपाल कृष्ण की बात करें, गोपाल कृष्ण गोखले ये कौन थे? ये गांधी के राजनीतिक गुरु थे, है ना। और सिराज गोपालाचारी ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ध्यान देना, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल ये थे। और अरुणा आसफ अली की बात करें तो इनकी एक उपाधि थी जो बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है, ग्रैंड ओल्ड लेडी, ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता था। ये इनकी उपाधि है बेटा, ध्यान रखना। अरुणा आसफ अली के क्रांतिकारी थी ये। कह रहे हैं 28 दिसंबर
1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। ये कहाँ था परिसर, मतलब कहाँ हुई थी, ये परिसर कहाँ है, कौन सा परिसर बेटा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल। ये परिसर कहाँ है बताइए, ये कहाँ है, ये पूछा है। दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में या मद्रास में। तो इसका सही जवाब कहाँ है बेटा, कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी। अब इससे जुड़े थोड़े फैक्ट समझ लेते हैं। इसके संस्थापक कौन थे, ये पूछा जाता है। संस्थापक, तो इसके संस्थापक कौन थे बेटा, ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम। हाँ, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये भी कई बार पूछा जाता है। प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे बेटा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे। एक चीज और पूछी जाती है कि कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था बेटा, डफरिन। डफरिन कौन था बेटा, डफरिन। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा कब हुई थी, ये बताना है। तो भगत सिंह बेटा, सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी की सजा क्यों हुई थी, किस केस को चलते हुई थी। तो इनको फांसी की सजा हुई थी, जो लाहौर षड्यंत्र केस था उसमें 16 क्रांतिकारियों के ऊपर मुकदमा चला था, ठीक है। 16 क्रांतिकारियों के ऊपर मुकदमा चला था, उनमें से ये 3 लोगों को फांसी हुई थी बेटा 23 मार्च 1931 में, है ना। 23 मार्च 1931 में इन तीनों लोगों को फांसी हुई थी। इसीलिए 23 मार्च के दिन कौन सा दिवस मनाते हैं बेटा, 23 मार्च के दिन मनाते हैं शहीद दिवस, है ना, शहीद दिवस। ये भी ध्यान रखना 23 मार्च को। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, 1931, ध्यान रखना। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग, है ना, किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। मतलब इनमें से 3 के विरुद्ध है अभियोग चलाने का प्रावधान, 1 के विरुद्ध नहीं है। राष्ट्रपति, है ना, राज्य के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति। तो बताइए किसके विरुद्ध महाभियोग नहीं चलाया जा सकता, किसके विरुद्ध। तो बेटा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 61, है ना। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। अब राज्य के राज्यपाल, इनके विरुद्ध महाभियोग नहीं चलता। क्यों नहीं चलता बेटा, क्योंकि ये राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही ये पद पर रहते हैं और इनको हटाने का काम भी राष्ट्रपति करता है। इनके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया कहीं भी वर्णित नहीं है और ना ही इन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। बाकी भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो इनके विरुद्ध महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो अनुच्छेद है वो, अनुच्छेद है 124 का 4, मतलब 124 का 4, 124 का 4, ध्यान रखना। मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध अभियोग किस में लगेगा, 124 का 4 में। और उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो इसका अनुच्छेद कौन सा है बेटा, 67 का खा। ये भी ध्यान रखना। इन तीनों का है महाभियोग चलाने का प्रावधान राज्य संविधान में, लेकिन राज्यपाल के विरुद्ध नहीं है। तो सही जवाब हमारा क्या होगा, राज्य के राज्यपाल। अगला प्रश्न कह रहा है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं। अपवाह तंत्र का मतलब क्या है, एक आकृति बनती है। जो नदियां होती हैं उनकी एक आकृति होती है, जैसे आरी होती है, खंडित होती है, वृक्षानुमा होती है और जालीदार होती है। तो दक्षिण भारत की नदियां बनाती हैं वृक्षानुमा आकृति या वृक्षानुमा अपवाह तंत्र। वृक्षानुमा अपवाह तंत्र क्या होता है बेटा, जैसे कोई नदी ये निकली है, ठीक है, ये नदी यहाँ से निकल के गई, इसमें कई सारी नदियाँ आके मिली, ऐसे, है ना बेटा, ऐसे ये कई सारी नदियाँ आके मिली दोनों तरफ से, है ना, ये
इस तरीके से, ऐसे छोटी छोटी नदियां होती हैं, सहायक नदियों की भी सहायक नदियां होती हैं। तो ये जो आकृति बनी बेटा ध्यान से देखना, ये आकृति जो बनी एक तरह से क्या वृक्षानुमा आकृति दिख रही है आपको, जैसे लग रहा है ये पेड़ की टहनियां हैं, है ना, पेड़ की ये टहनियां हैं, डालियां हैं, और ये वृक्ष की तना है। तो जो मुख्य नदी होती है वो एक तने की तरह दिखती है, और बाकी सहायक नदियां हैं उसकी टहलियां दिखती हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत की नदियां कैसी आकृति बनाती है बेटा, वृक्षानुमा, है ना। एक आर्य आकृति भी होती है। आर्य का मतलब क्या होता है, आर्य जो होता है इसको समझते हैं, ये भी भारत में इसका मतलब उदाहरण है। आर्य में क्या होता है, जैसे कोई ये पठार है ऊंचा, है ना, नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, पहाड़ों से, पर्वतों से। ये पठार है, इसके चारों ओर अगर कोई नदी निकल रही है, जैसे ये निकल गई, ये निकल गई, इधर दिशा में निकल गई, इधर की तरफ निकल गई, इधर की तरफ, इधर की तरफ या इधर की तरफ, मतलब जो चारों दिशाओं में जो नदी निकलती है उस अपवाह तंत्र को क्या कहते हैं, उस अपवाह तंत्र को आर्य अपवाह तंत्र कहते हैं। एक जालीदार आर्य अपवाह तंत्र का उदाहरण बताइए। हाँ, आर्य अपवाह तंत्र का भारत में कौन सा उदाहरण है, ये है अमरकंटक पर्वत। अमरकंटक का जो पठार है उसमें बहुत सारी नदियां कई दिशाओं में, इधर की तरफ देखेंगे अगर अमरकंटक के आप देखेंगे उत्तर में, नहीं सॉरी, अमरकंटक के अगर हम पश्चिम में देखेंगे तो नर्मदा नदी निकलेगी, पूर्व में सोन नदी निकलेगी, और छोटी छोटी नदियां बहुत सारी निकली हैं जो कई दिशाओं में हैं। तो अमरकंटक आर्य नदी अपवाह तंत्र का उदाहरण है, इसका ध्यान रखना। जाली अपवाह तंत्र को देखते हैं, अगर जाली अपवाह तंत्र की बात करता है तो बेटा जाली अपवाह तंत्र कैसा होता है, जाली अपवाह तंत्र होता है कि जैसे नदियाँ कोई समांतर ऐसे बह रही हैं, है ना, कई सारी नदियाँ, मतलब पैरेलल एकदम इस तरीके से। तो ये क्या है बेटा, ये एक तरह से जाली बन गई कि नहीं बन गई, बताइए, ये जाली बनी है। तो एक तरह का जाली अपवाह तंत्र का उदाहरण ये है, इस तरह से समांतर सीधी सीधी रेखा में नदियां बह रही हैं, तो एक तरह की ये जाली की आकृति बनती है, उसी को हम जालीदार अपवाह तंत्र कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है कि खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस मिट्टी के उदाहरण हैं, मतलब किस मिट्टी के प्रकार हैं। तो बेटा खादर और बांगर ये किस मिट्टी के प्रकार हैं, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो ये जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं, है ना, जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। और भारत में जलोढ़ मिट्टी कितने प्रतिशत भाग पे पाई जाती है, 40% भाग पर, है ना, 40% भाग पर भारत में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब बात करें खादर की, तो खादर क्या होता है, खादर होता है नवीन जलोढ़, है ना, नवीन जलोढ़ को क्या कहते हैं, खादर। और बांगर किसको कहते हैं, बांगर होता है बेटा, बांगर की बात करें तो बांगर होता है पुरानी जलोढ़, है ना, पुरानी जलोढ़ को हम बांगर कहते हैं, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है गोथार्ड वेस सुरंग, ये बताना है किस देश में है। तो बताइए बेटा ये कहाँ है, ये दुनिया की, बता दें हम आपको कि ये दुनिया की सबसे लंबी और सबसे गहरी सुरंग है, ये दुनिया की सबसे लंबी और सबसे गहरी सुरंग है। और ये स्विट्जरलैंड, जापान या इराक, ये है बेटा स्विट्जरलैंड में सबसे लंबी और सबसे गहरी। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है बेटा 57 किलोमीटर, है ना, ये जो सुरंग है इसकी लंबाई है 57 किलोमीटर। और गहराई की बात करें, गहराई कितनी है, इसकी गहराई है 2300 मीटर। ध्यान देना, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में। ये दुनिया की सबसे गहरी और सबसे लंबी सुरंग है, और ये कहाँ है बेटा, स्विट्जरलैंड में। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी तंग घाटी क्या होता है बेटा, तंग घाटी जैसे कोई ये चीज देख समझना, ये मतलब ये जमीन है, जमीन पहाड़ नुमा, और इसके बीच में ये नदी बह रही है ना, नदी बह रही है। तो आप देखिए इसकी जो घाटी है एकदम खड़ी घाटी है, एकदम खड़ी ढलान है ना, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, तंग घाटी। ये एकदम खड़ी ढलान जो है इसको हम क्या कहते हैं, तंग घाटी कहते हैं। तो ये दुनिया की सबसे तंग घाटी किस नदी पर है या कहाँ है, इसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, यही पूछा है।
ये क्या है? कॉपर कैनियन, कोलकाता कैनियन, फिश रिवर कैनियन या द ग्रेट कैनियन? तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? द ग्रेट कैनियन। द ग्रेट कैनियन ये कहाँ पे है? द ग्रेट कैनियन ये है बेटा अमेरिका में, अमेरिका, है ना। और नदी की बात करें, कौन सी नदी पे है या कौन सी नदी इतनी गहरी तंग घाटी बनाती है, तो नदी की बात करें तो ये नदी है कोलोरेडो नदी, कोलोरेडो नदी, ये ध्यान रखना। कई बार ये नदी का नाम पूछा गया है। ये कहाँ पे है? कोलोरेडो नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? तो बेटा ध्यान रखना, जो द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। सबसे पहले 3 बैंक हुआ करती थी। पहली का नाम था बैंक, महत्वपूर्ण है समझना, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे। और दूसरी थी बैंक ऑफ मद्रास, मद्रास, है ना। और तीसरी कौन थी? बैंक ऑफ बंगाल। ये 3 बैंक थी, ठीक है। इन तीनों बैंकों को 1921 में जोड़कर कौन सी बैंक बनाई गई? इंपीरियल बैंक, है ना, इंपीरियल बैंक। इन तीनों बैंकों को विलय करके इंपीरियल बैंक की स्थापना करी गई थी, ध्यान देना। फिर क्या किया गया था? इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1955 ईस्वी में। 1955 में इसका क्या किया गया बेटा? राष्ट्रीयकरण, है ना। राष्ट्रीयकरण करने के बाद 1955 में इस बैंक का नाम क्या हो गया बेटा? इस बैंक का नाम हो गया भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, जिसको हम क्या कहते हैं? SVI, तो भारतीय स्टेट बैंक। तो यही हमसे पूछा है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात किस नाम से जानते हैं? तो इंपीरियल बैंक का जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो भारतीय स्टेट बैंक इसका नाम हुआ, ये है। और अगर पूछा जाता इंपीरियल बैंक किन बैंकों के विलय से बनी है, तो बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल मिलकर 1921 में द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बने थे। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में मिलकर राष्ट्रीयकरण हुआ और स्टेट बैंक बन गए, भारतीय स्टेट बैंक बन गए। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में पारीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बेटा पारीक्षा बांध बहुत महत्वपूर्ण है। देखो उत्तर प्रदेश में जब भी डैम से क्वेश्चन बनता है तो अधिकतर 99% बेतवा नदी से पूछा जाता है। हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, यहाँ पे कौन सा डैम दिया था? रानी लक्ष्मीबाई बांध। और किस नदी पर था? वो भी बेतवा नदी पर था, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये पारीक्षा बांध बेतवा नदी पर ही है। और ये कहाँ पे है बेटा? ये है झांसी में। ये कहाँ है? झांसी में, ध्यान रखना। इस पर कुछ और डैम हैं, एक बार नोट कर लीजिए, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। एक तो है माता टीला बांध, है ना। और एक है राजघाट बांध। और एक और है सुकमा डुकमा बांध। ये सारे बांध किस पर हैं बेटा? बेतवा नदी पर, ध्यान रखना। ये सारे बांध बेतवा नदी पर हैं, इसको ध्यान रखना। चंबल नदी के डैम बहुत पूछे जाते हैं, बताइए चंबल नदी पर कौन कौन से डैम हैं? चंबल नदी के डैम की बात करें तो चंबल नदी पर डैम कौन से हैं? इसको हम हटा दे रहे हैं बेटा। चंबल नदी के डैम कौन कौन से हैं? चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर। तो कौन कौन से बेटा? गांधी सागर, है ना, और राणा प्रताप सागर। और एक और बताया था, कौन सा बताया था? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर
और एक कौन सा है, जवाहर सागर। एक कौन सा है, जवाहर सागर। जवाहर सागर, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है चंबल नदी के। घाघरा नदी का भी हमने पिछली वीडियो में बताया था, बताइए नाम कौन सा है। घाघरा नदी पर प्रसिद्ध डैम है, कौन सा है, इसका है पंचेश्वर बांध। घाघरा नदी पर कौन सा है बेटा, पंचेश्वर बांध। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री है। बेटा केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, बताइए किस जिले में है। वाराणसी, गाजीपुर, बलिया या कानपुर। हम आपसे पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अफीम उत्पादन में अग्रणी है या सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन करता है, उसका नाम आप बताइए हमें। सबसे अधिक अफीम बताइए, सबसे अधिक अफीम का उत्पादन कौन करता है। बाकी केंद्र सरकार के अफीम की फैक्ट्री कहाँ है बेटा, गाजीपुर में। ठीक है, इसका सही जवाब। लेकिन सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन करता है बाराबंकी। सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन कौन करता है, बाराबंकी। ये है पहले नंबर पे, और दूसरे पे कौन है तुम्हारा, गाजीपुर ये सेकंड स्थान पर है, इसका ध्यान रखना अफीम उत्पादन में। कह रहा है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज या कानपुर। तो जो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान है, हरिश्चंद्र कौन थे, हरिश्चंद्र एक भारतीय वैज्ञानिक थे और ये भौतिकी के वैज्ञानिक थे, भौतिक शास्त्री है ना। और ये हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान हमारा कहाँ है, प्रयागराज में। इसके लिए 2 बातें महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखना। एक तो ये, इसका वित्त पोषण कौन करता है, भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग है ना, परमाणु ऊर्जा विभाग इसका वित्त पोषण करता है, ध्यान रखना। और इसमें शोध क्या होता है, किसकी खोज होती है, तो इसमें बेटा महत्वपूर्ण है एक तो गणित और भौतिकी। गणित और भौतिकी के शोध किए जाते हैं, ये ध्यान रखना, गणित और भौतिकी के शोध। ठीक है, ध्यान रखना। और ये प्रयागराज में है। वित्त पोषण कौन करता है, परमाणु ऊर्जा विभाग। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, इसका नाम क्या है, स्टैचू ऑफ वननेस। इसकी अभी हाल ही में स्थापना की गई, करंट का क्वेश्चन है। बताइए इसका लोकार्पण कहाँ किया गया, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो बेटा इसका भी लोकार्पण किया गया है मध्य प्रदेश में, है ना। मध्य प्रदेश में ये नर्मदा नदी के किनारे भी प्रतिमा बनाई गई है 108 फीट ऊंची। और किस जिले में, तो बेटा खंडवा जिला, ये भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं। कानपुर में 1966 में स्थापित विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर है। बताइए उनका नाम किस मराठा राजा के नाम पर है। राजा राम छत्रपति विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय या पेशवा बालाजी बाजीराव विश्वविद्यालय। तो बताइए कानपुर में जो यूनिवर्सिटी है, कानपुर यूनिवर्सिटी, ये उसी का नाम पूछ रहा है। बताइए कानपुर यूनिवर्सिटी किस नाम से है। देखो ये नहीं है और ये नहीं है, इन दोनों में अब आपको बताना है छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय है या छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय है। इन दोनों में बताइए। अक्सर कंफ्यूज, बहुत से लड़के यहाँ पढ़े होने के बाद यहाँ से ही डिग्री की है ना, ग्रेजुएशन यहीं से किया है, फिर भी वो नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने 1-2 लड़कों से पूछा है, तो बताइए क्या नाम है। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन सी, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा, 1966 में है। 1966 में इसकी स्थापना की थी। अच्छा, जब 1966 में इसकी स्थापना हुई थी तब ये नाम नहीं था इसका, तब इसको हम जानते थे कानपुर विश्वविद्यालय के नाम से। कानपुर विश्वविद्यालय है ना, कानपुर विश्वविद्यालय के नाम से जानते थे। फिर बाद में मायावती ने, किसने, मायावती
वती, मायावती ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया था, नाम बदला था इनका, और फिर इन्होंने नाम बदल कर दिया था छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, नाम बदला। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, किसने नाम बदला था, ये मायावती ने बदला था। आगे चलते हैं। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह किस लेखक का है? तो बताइए मिट्टी की बारात किसका है? ये मिट्टी की बारात बहुत प्रसिद्ध है ये कविता संग्रह, और ये किसके रचनाकार कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, शिवमंगल सिंह सुमन, महादेवी वर्मा या मैथिली शरण गुप्त। पुस्तक से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता है। ठीक है, पैट की परीक्षा में भी पूछा जाता है और पुलिस की परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो जो फेमस पुस्तकें, ज़्यादा कुछ नहीं, फेमस पुस्तकें जरूर पढ़ना। मिट्टी की बारात कविता संग्रह है बेटा, ये है शिवमंगल सिंह सुमन का। किसका है बेटा? शिवमंगल सिंह सुमन का, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। कह रहे हैं परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः किस तत्व का प्रयोग करते हैं? बेटा परमाणु बम बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बताइए? परमाणु बम बनाने के हीलियम, रेडियम, यूरेनियम या एक्टिनियम। तो परमाणु बम बनाने के लिए बेटा प्रयोग करते हैं हम यूरेनियम का, यूरेनियम का। ठीक है, ध्यान रखना। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है बेटा? नाभ की विखंडन पे। और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? हाइड्रोजन बम करता है नाभ की संलयन पे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे क्या कह रहा है? कब अग्नि ज्वलनशील नहीं होगी? मतलब जो हम लोग आग जलाते हैं तो बताना है कब ज्वलनशील नहीं होगी। कब नहीं होगी? जब हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 20% से कम हो जाए, जब हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 15% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 30% से कम होने पर, या हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 25% से कम होने पर। तो बेटा आप बताओ अपने वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने % पाई जाती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने % है? वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी है बेटा? 21%। कितनी है? 21%। जब 21% है तो आग जलती है ना, जलती है बिल्कुल। तो हमारे दो ऑप्शन तो देख के ही गलत हो गए, एक तो 30% और 25%। अगर 30% से कम होने पर ना जलती तो बताओ जल पाती? नहीं जल पाती। तो 30 और 25 तो अलग हुआ है। अब बताओ 20% से कम होने पर कि 15% से कम होने पर? तो बेटा आग जलने के लिए कम से कम 15% ऑक्सीजन होना जरूरी है। अगर 15% से कम ऑक्सीजन होने लगेगी तो अग्नि नहीं जलेगी। तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। अगर कहीं भी ऑक्सीजन की मात्रा 15% से कम है तो वहाँ आग नहीं जलेगी बेटा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन फास्फोरस का एक प्रचुर स्रोत है? फास्फोरस ये कहाँ से पाया जाता है बेटा? पता है? ये डेयरी उत्पाद से पाया जाता है, मतलब दूध, घी, दही, है ना, इन सब से पाया जाता है। तो यहाँ पे डेयरी उत्पाद दिया है कोई? आलू, संतरा, आंवला, दूध, ये दिया है ऑप्शन डी डेयरी उत्पाद में। तो फास्फोरस का प्रचुर स्रोत क्या होगा? दूध। और फास्फोरस हमारी अस्थियों के विकास के लिए बहुत उपयोगी है। मतलब फास्फोरस किसके लिए जरूरी है? अस्थियों के विकास के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर है उसका नाम क्या है बेटा? यशोभूमि नाम है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका मतलब समझिए, इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय बैठकें होती हैं, किसी भी मुद्दे पे सम्मेलन होते हैं, एक्सपो होते हैं, है ना, कन्वेंशन होते हैं, इनके लिए एक सेंटर बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में, और इसका उद्घाटन किया है। तो ये सेंटर कहाँ है? सूरत में, बेंगलोर में, मुंबई में या दिल्ली में? तो इसका सही जवाब बेटा है क्या? दिल्ली, नई दिल्ली में। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है बेटा। राजीव गांधी नेशनल पार्क, ध्यान देना, एक इसी नाम से और है असम में। उसका नाम क्या है? उसका नाम है राजीव गांधी
ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पूछ रहा है राजीव गांधी नेशनल पार्क, यहाँ असम में जो है वो है राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, कन्फ्यूज ना होना। इसमें जो राजीव गांधी नेशनल पार्क है ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या कर्नाटक, तो इसका सही जवाब क्या है बेटा, आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिला, कडप्पा जिला, ना कि कटप्पा, कटप्पा नहीं है, कडप्पा है ये, ध्यान रखना। और जो असम में है राजीव गांधी नेशनल पार्क, इसका भी नाम बदल गया है, इसका नाम 2021 में बदल कर क्या कर दिया गया, 2021 में बदल कर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया। मतलब क्या, ये राजीव गांधी शब्द को हटा दिया, 2021 में राजीव गांधी शब्द को हटा दिया गया। राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान को अब हम किस नाम से जानते हैं बेटा, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान को। और राजीव गांधी नेशनल पार्क ये कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो बेटा विरूपाक्ष मंदिर ये कहाँ है बताइए, ये कहाँ है बेटा, ये है कर्नाटक में, कर्नाटक में है तुंगभद्रा नदी के किनारे। और किस जगह है, तो ये है हम्पी में, हम्पी किसकी राजधानी थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी कर्नाटक में है, हम्पी कर्नाटक। और नदी अगर पूछे तो ध्यान रखना ये तुंगभद्रा नदी पर है, तुंगभद्रा नदी, ये भी ध्यान रखना है ना। और ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न कह रहा है सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था, किस चोल शासक ने कराया था। तो बेटा इसका निर्माण किसने कराया था, राजेंद्र प्रथम ने, राजराज प्रथम ने, अधिराज ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने इस झील का निर्माण कराया था। राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था कि गंगा नदी घाटी पर उसने अभियान किया था, है ना। उस अभियान को जीतने के बाद इन्होंने चोलगंगम, इस झील का नाम क्या था बेटा, चोलगंगम झील, इस नाम से इसका निर्माण कराया था, चोलगंगम झील। गंगा नदी अभियान के बाद इन्होंने एक उपाधि भी धारण की थी राजेंद्र प्रथम ने। कौन सी उपाधि, गंगैकोंड। कौन सी उपाधि, इनकी उपाधि भी ध्यान रखना, उपाधि गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी इन्होंने, है ना। और एक राजधानी भी बसाई थी उन्होंने। कौन सी राजधानी बसाई थी, एक शहर बसाया था गंगैचोलपुरम, ये राजधानी बसाई थी। उसी राजधानी के किनारे चोलगंगम नामक झील की स्थापना की थी। और ये कितनी है, 16 मील लंबी। 16 मील का मतलब क्या है बेटा, 16 मील का अगर हम किलोमीटर में बात करें तो कितनी होगी ये 16 मील लंबी, लगभग 25 से 26 किलोमीटर, 25 से 26 किलोमीटर, 25 से 26 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखना, है ना। चोलगंगम नाम था इस झील का पहले। इसी को आगे चल के हम लोग क्या कहने लगे थे, इसको आगे चल के चोल झील के नाम से ये प्रसिद्ध हुई। कह रहा है पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था। तो बेटा पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था, जहांदार शाह, बहादुर शाह, फौजदार या सूबेदार। तो इसका सही जवाब है बेटा जहांदार शाह। ये पहला मुगल सम्राट था जिसको पहला कठपुतली मुगल सम्राट कहते थे। हुआ क्या था कि एक सामंत थे, उनका नाम क्या था बेटा, जुल्फिकार खां, है ना बेटा, ध्यान रखना, जुल्फिकार खां एक सामंत थे मुगलों के। इन्हीं की मदद से ये सम्राट बना जहांदार शाह। और इसको बना दिया बेटा क्या, वजीर, इसको बना दिया वजीर, है ना। वास्तव में ये नाम मात्र का शासक था, वास्तव में जो वजीर था ना इसके हिसाब से पूरी शासन व्यवस्था चलती थी। तो इस वजह से जहांदार शाह को पहला कठपुतली शासक, ये मात्र का कठपुतली ही था एक तरह से, और पूरा वास्तव में शासन कौन चलाता था, ये जुल्फिकार खां, ध्यान रखना।
अगला प्रश्न कह रहा है काकोरी षड्यंत्र। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ? तो बेटा 1920, 1925, 1930 या 1935। तो इसका सही जवाब क्या है? 1925। ये किसके द्वारा किया गया था बेटा पता है? काकोरी षड्यंत्र केस जो एक संस्था थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा ये काकोरी षड्यंत्र केस किया गया था 1925 में। इसमें क्या किया गया था कि एक ट्रेन थी लखनऊ से कहाँ जा रही थी? सहारनपुर ट्रेन जा रही थी, उसमें अंग्रेजों का खजाना था। इन लोगों ने, मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लोगों ने उस ट्रेन को लूट लिया। उसके मुख्य नेता कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, है ना, और कौन थे? रोशन लाल थे, राजेंद्र लाहिड़ी। ये 4 लोगों का नाम मुख्य तौर से आता है। इन लोगों ने इस ट्रेन को लूट लिया, ठीक है। इसी केस को, इसी मतलब घटना को क्या कहा गया? काकोरी षड्यंत्र केस। ध्यान रखना, इसका नाम बदल दिया अभी हाल ही में सरकार ने, है ना, इसका नाम बदल दिया 2021 में, इसका भी नाम बदला गया है। और इसको काकोरी षड्यंत्र केस की जगह क्या कर दिया गया? काकोरी एक्शन, काकोरी षड्यंत्र की जगह क्या कर दिया गया? काकोरी एक्शन, ये नाम कर दिया गया। इसी केस में 4 लोगों को फांसी हुई थी। कौन कौन से 4 लोग थे वो? एक तो थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन लाल। इन 4 लोगों पर केस चला था इसी केस में, ठीक है। अगला कह रहा है कि गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो बताइए, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? हरदयाल, लाला हरदयाल, है ना, भगत सिंह, मैडम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इसके नेता थे बेटा हरदयाल। कौन थे? हरदयाल। इनको पूरा नाम क्या था? लाला हरदयाल। इन्होंने जो गदर आंदोलन है इसकी शुरुआत कहाँ की थी? इन्होंने इसकी शुरुआत की थी सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। अमेरिका, है ना, कौन से शहर में? सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में। ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न कह रहा है शुष्क हवा सांता आना कहाँ बनती है या कहाँ चलती है? तो बताओ, सांता आना हवा ये कहाँ चलती है बताइए? साइबेरिया, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड या कैलिफोर्निया? तो ये जो सांता आना हवा है ये अमेरिका की गर्म हवा है ना, और ये कैलिफोर्निया प्रांत है अमेरिका का, वहाँ पे चलती है। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व है? बताइए, सबसे कम घनत्व कहाँ पे है? घनत्व सबसे कम किस राज्य में है बताओ? कहाँ है बेटा? मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश? तो जनसंख्या का सबसे कम घनत्व कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। और बेटा 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितने व्यक्ति हैं? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे कम। और दूसरा कौन है? दूसरा सबसे कम तो ये है मिजोरम। यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं? 52 व्यक्ति हैं। 52 व्यक्ति, ये भी ध्यान रखना, एक बार पूछा गया था। सबसे कम सबको पता है अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति, लेकिन दूसरा सबसे कम की बात करें तो मिजोरम है। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चल तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, कोई जल्दबाजी नहीं है। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सिसका, अमनगढ़, जिम कॉर्बेट या पन्ना? तो बेटा उत्तर प्रदेश में जो बाघों के संरक्षण के लिए है तो ये अमनगढ़ है, और इसका नाम क्या है पूरा? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। देखिए, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये बाघों से संबंधित है, बाघों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में। इसकी स्थापना की गई है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसकी स्थापना की गई। बेटा प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? सन 1973 ईस्वी में। इसका भी ध्यान रखना, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। कुछ प्रोजेक्ट हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। एक तो है प्रोजेक्ट
हाथी, है ना, एक प्रोजेक्ट गेंडा, प्रोजेक्ट कछुआ, कछुआ, है ना, प्रोजेक्ट गेंडा, गेंडा, है ना, और एक है प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ, और एक और लिखना, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं प्रोजेक्ट गिद्ध। इनको समझना, इनकी डेट बहुत पूछी जाती है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992, है ना, ध्यान रखना। प्रोजेक्ट कछुआ, प्रोजेक्ट कछुआ कब आया था? ये आया था 1975। प्रोजेक्ट गेंडा की बात करें तो ये आया था 1987 में। और प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ, प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ की डेट अगर बात करें तो ये है 2000, दिखाई दे रहा होगा, 2009। ध्यान रखना, अगर नहीं दिख रहा है तो ध्यान रखना, यहाँ लिखे दे रहे हैं। ये कब आई थी डेट? इसका डेट है 2009। प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ स्टार्ट हुआ था 2009। और प्रोजेक्ट गिद्ध की बात करें तो प्रोजेक्ट गिद्ध कब स्टार्ट हुआ था बेटा? 2006 में। ये ध्यान रखना, ये जो प्रोजेक्ट हैं किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट कछुआ, प्रोजेक्ट गेंडा, प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ, प्रोजेक्ट गिद्ध, इन सब की डेट जरूर नोट कर लीजिएगा। बाकी अगर हम बात करें सिस्का की तो ये कहाँ पे है? ये है राजस्थान में, राजस्थान में। और जिम कार्बेट कहाँ है? जिम कार्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। और पन्ना कहाँ पे है बेटा? पन्ना है एमपी में, एमपी, है ना, इसको भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तावा पाया जाता है? तो बताओ बेटा, उत्तर प्रदेश का मात्र एक क्षेत्र जहाँ तावा पाया जाता है। तांबे का उत्पादन कौन से जिले में होता है बेटा? बांदा में, मिर्जापुर में, ललितपुर में या बुलंदशहर में? तो मात्र एक ललितपुर ऐसा स्थान है उत्तर प्रदेश में जहाँ तांबा पाया जाता है, और ये कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में विकलांग विश्वविद्यालय, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? बताइए, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट या सुल्तानपुर में? तो जो विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय बेटा ये है चित्रकूट में। ध्यान देना, ये चित्रकूट में है। और इसको किस नाम से क्या नाम है इसका? चित्रकूट में तो है लेकिन इसका नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका नाम है, इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या है? श्री राम भद्राचार्य विश्वविद्यालय, श्री राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, इसका भी ध्यान रखना। श्री राम भद्राचार्य विश्वविद्यालय नाम है इसका। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट, कौन कौन से घाट हैं? एक तो 80 घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट, ये बताना है कहाँ पे है। राजसी घाट है कानपुर में, वाराणसी में, प्रयागराज में या गाजीपुर में? तो ये जो 80 घाट हैं, 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, ये बेटा है वाराणसी में। कहाँ पे हैं? वाराणसी में। और ये गंगा नदी के किनारे हैं, गंगा नदी के किनारे। वाराणसी में कुल 88 घाट हैं, ये भी ध्यान रखना, 88 घाट, है ना। उसमें से ये 3 घाट बहुत पूछे जाते हैं और बहुत बेहतरीन, सरकार ने इनको अभी हाल ही में डेवलप किया गया है, ठीक है। ये वाराणसी के हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? बेटा ध्यान रखना, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। और एक है ये वन्यजीव है, वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, अधिनियम, ये भी ध्यान रखना, है ना, वन संरक्षण अधिनियम। और एक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और दूसरा कौन सा है? जैव विविधता, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। इन तीनों की डेट बहुत महत्वपूर्ण है, बताइए। तो हम लोग बात कर रहे थे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था बेटा?
1962, 1970, 1972 या 1982। तो इसका सही जवाब है बेटा 1972 में। ये 1972 में आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम ये आया था 1980 में। 1980 में आया था वन संरक्षण अधिनियम। अगर बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की तो ये आया था 1986 में, ध्यान रखना बेटा, है ना। और जैव विविधता अधिनियम संरक्षण अधिनियम ये आया था 2002 में। इनकी भी डेट महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। चलिए हमारा आज का लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान बताइए। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ पर है बेटा? गिर, कान्हा, कॉर्बेट या दुधवा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा? गिर। गिर में एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान है। और ये गिर कहाँ है बेटा? गुजरात में, गुजरात। और ये जूनागढ़ में है, जूनागढ़ में, ये भी ध्यान रखना, जूनागढ़ में। कान्हा कहाँ है? कान्हा एमपी में बेटा, है ना, एमपी में। जिम कॉर्बेट ये क्या है? कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट कहाँ है बेटा? ये भी उत्तराखंड में, अभी पढ़ा था, यूके। बाकी दुधवा की बात करें तो ये यूपी में है। कौन से जिला में? लखीमपुर खीरी, है ना, ध्यान रखना। चलिए आज का ये सेशन था हमारा, बहुत अच्छे प्रश्न थे, काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे थे जो नए प्रश्न थे, ठीक है, और आपको बहुत उपयोगी हैं आपके लिए। यही परीक्षा में पूछा जाता है। अभी हम लोगों ने रियल पेपर भी करके देखे थे, सेम पैटर्न है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग, उसी के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन रखे, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन रखे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सबका एकदम मिक्स करके बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट हैं ये। और लगातार इससे जुड़े रहिए। वास्तव में अपनी तैयारी को आप एक नए स्तर पे ले जाना चाहते हैं तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और आपको हम यहाँ बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों से प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्वेश्चनों की। तो जुड़े रहिए। बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। इसको लाइक शेयर करते रहिए भैया ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अगला वीडियो भी बनाने का थोड़ा मनोबल बढ़े हमारा, है ना। आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।